हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयंत घोष, सीनियर रिसर्च फेलो। हम लोग अभी देख रहे हैं कि यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग यानी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये जियोग्राफी के ऊपर बेस करके है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो जियोग्राफी सिर्फ नहीं, जियोग्राफी के साथ साथ बाकी जितना भी डिसिप्लिन है जो नेट देने की कोशिश कर रहा है वो सब स्टूडेंट के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम हमारा स्ट्रैटेजी में क्या मिसिंग हो रहा है, यानी हमको कहाँ गलती हो रहा है हमारा, जिस वजह से ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा। तो आज का जो मिसिंग है उससे रिगार्डिंग कुछ देख रहे हैं कि क्या-क्या आपको यानी पढ़ने के टाइम उसको ध्यान देना चाहिए। तो क्या-क्या है ये, एक बार देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम का अगर देखेंगे तो 2 हिस्से में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रिपरेशन और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन यानी आप घर में पढ़ रहे हैं तो वो है प्रिपरेशन। और उसके साथ-साथ एग्ज़ाम हॉल में आप जब देंगे तो आपका पास जो नॉलेज है उसको कितना बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कितना बेस्ट वे में आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसी को फ़ॉलो करना है। तो प्रिपरेशन वाला हिस्सा है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपका स्टडी मटेरियल एकदम सही होना चाहिए। उसके लिए आपका क्या करना चाहिए, उसके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस और सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ये हमारा जो ये चैनल है इसमें आपको ये दोनों मिल जाएगा। लेकिन वो सिर्फ़ जियोग्राफी का होगा, लेकिन आप उस अप्रोच से बाकी दूसरे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपका स्टडी अप्रोच यानी आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे रिवाइज़ करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे और कैसे इसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि कौन-सा जगह आप वीक है, कौन-सा जगह स्ट्रेंथ है, ताकि आपका टाइम और एफर्ट अच्छे से दे पाएँ। ये भी हमारा चैनल में मिल जाएगा आपको। अच्छा, एग्ज़ाम हॉल के लिए क्या करना चाहिए, आप एक है प्रैक्टिस, यानी घर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे? आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले क्विज़ यानी सिंगल स्टेटमेंट, उसके साथ-साथ मल्टीपल स्टेटमेंट आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके साथ-साथ है टाइम मैनेजमेंट यानी एमसीक्यू और पीवाईक्यू आप टाइम के हिसाब से कर पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि पहले आप कोशिश कीजिए कि क्वालिटी पर डेवलपमेंट यानी जो कर रहे हैं वो सही हो। उसके साथ आगे देखिए कि वो टाइम से कर पा रहे हैं कि नहीं। पहले क्वांटिटी में मत जाइए, नहीं तो क्वालिटी घाट जाएगा। अच्छा, उसके साथ-साथ है प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी यानी अब अगर एक फुल लेंथ टेस्ट दे रहा है 2 से 3 घंटा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर दोनों मिला के अगर दे रहा है, तो उसमें एक साथ बैठ के पूरा फ़ोकस रहना और दूसरा है कि आपका माइंड को हर बार मजबूर कर रहा है सोचने के लिए, तो उसमें माइंड थोड़ा थक जाता है। तो वो प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे वो भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप दोनों में कहीं में भी दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट में देख सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अगर द दो दोनों जो चीज़ है इसमें कहीं पे दिक्कत है तो आपका जेआरएफ में वो बाधाएँ डाल सकता है। अच्छा, आगे देखिए क्वेश्चन। हम लोगों को पता है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है या तो है वो ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन अभी आप लोग अगर मास्टर्स दे रहे हैं या मास्टर्स के ग्रेजुएशन करके आया है या फिर 10th बोर्ड, 12 बोर्ड जो भी है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ब्रॉड क्वेश्चन होता है। ब्रॉड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? ब्रॉड ब्रॉड क्वेश्चन का मतलब होता है एक क्वेश्चन दिया है, आपका उसका आंसर लिखना है, जो कि 5, 10 और 15 मार्क्स के लिए होता है। तो आप कुछ पढ़ा है उसको आप रिप्रेज़ेंट करना है। नेट के लिए क्या आता है? सॉरी, नेट के लिए जो आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ गया, आप उन्हें डायरेक्ट आंसर करना है। आपको आंसर लिखना नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर सिलेक्ट करना है अगर क्वेश्चन एमसीक्यू है। नेट आपको बोल के रखा है कि क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू होगा, हालाँकि वो ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। तो अभी ये तो हम लोगों ने देख लिया। कुछ इश्यू है, क्या-क्या इश्यू है? एक तो है हम लोग अगर ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन जो लोग अभी एचएस ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इतना जो भी सिलेक्टेड एरिया है, ज़्यादातर क्वेश्चन अभी ब्रॉड बेसिस पे ही हो रहा है। तो अगर ब्रॉड बेस पे हो रहा है और आपको नेट देना है तो वो पूरा ब्रॉड बेस से एमसीक्यू में टिल्ट हो जाता है। तो उसमें आपका अप्रोच कैसे चेंज होना चाहिए? क्यों अप्रोच चेंज होना चाहिए? ये एक बार बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपको कुछ ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन के लिए कुछ लिखना है, तो आपका पास एक नोट्स है जिसमें 15 पॉइंट्स है। आपको 10 मार्क के लिए अगर लिखना है तो आप वहाँ से 10 पॉइंट पढ़ेंगे, 10 पॉइंट प्रोड्यूस करेंगे एग्ज़ाम में, बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा 7-8 कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके साथ-साथ आपको ये भी है कि 10 पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं तो 5 पॉइंट आप नहीं लिख रहे हैं। हो सकता है आपको नहीं आता है, हो सकता है आप थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर वहाँ से आ गया, तो आप थोड़ा माइनस पॉइंट में आ जाएँगे। कोई-कोई है जो सब पॉइंट पढ़ रहे हैं, यानी मान लीजिए 5 पॉइंट्स से एक बुक में है। तो आप 5 पॉइंट्स पे 5 पॉइंट्स ही पढ़ रहे हैं। लेकिन 5 पॉइंट्स जो है बुक में ज़्यादातर वो डिस्क्रिप्टिव है। तो उसमें क्या होता है, हो सकता है कि 40 टू 50 लाइन एक पेज में है। लेकिन आप एग्ज़ाम में जब लिखेंगे तो आप तो पूरा प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे। आपको 10 लाइन में लिखना है, उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को। तो आप क्या करेंगे,
यानी एक पॉइंट है जिसमें 40 टू 50 लाइन था, आप 10 लाइन पढ़े हैं, बाकी 30 टू 40 लाइन आपने छोड़ दिया है। ऐसे करते-करते बाकी 5 पॉइंट पूरा कवर किया और 50 लाइन जो हुआ 10-10 करके ईच वन, आप उसको एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सब्जेक्टिव या ब्रॉड क्वेश्चन में इसका कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे भी फँस जाता है कि बाकी जो वाला हिस्सा आपने छोड़ दिया है, उसको अगर वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी आप कवर नहीं कर पाएँगे। कोई-कोई है जो फुल्ली पढ़ रहा है, यानी हर एक पॉइंट को पढ़ रहा है और एक पॉइंट में जितना कंटेंट है वो भी पढ़ रहा है, लेकिन उसमें एक इश्यू हो जाता है कि उतना रिवाइज़ कैसे करें? वो एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो आपको ये जो है इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग आगे बताया है। क्लास बाकी आपको ये मिल जाएगा हमारा पढ़ने का स्ट्रैटेजी कैसा है, एक्टिव रिकॉल कैसे टेक्निक यूज़ करना है, पोमोडोरो कैसे यूज़ करना है। अच्छा, और फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल अगर क्वेश्चन है तो उसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, उस रिगार्डिंग डिस्कशन है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये जियोग्राफी से दे रहा हूँ। तो मान लीजिए आप क्लाइमेटोलॉजी एक यूनिट है हमारा, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फियर, फिर इंसोलेशन, हीट बजेट, टेम्परेचर, फिर प्रेशर बेल्ट, फिर विंड सिस्टम, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और भी कुछ-कुछ चैप्टर है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तो आप जब विंड सिस्टम में जाएँगे, आपको कुछ-कुछ एटमॉस्फियर स्ट्रक्चर और कंपोज़िशन ऑफ द एटमॉस्फियर जो है, वहाँ से कुछ-कुछ चीज़ें आप भूल जाएँगे। अगर आप एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन में जाएँगे तो ये सेकंड चैप्टर आपने जो कवर किया था वहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें आपको भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा एक साइड में आप पढ़ रहे हैं, एक साइड में भूल रहे हैं। ये तो एक यूनिट के लिए हो गया। अगर क्लाइमेटोलॉजी छोड़ के आपको बाकी सारा भी पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, एनवायरमेंटल, पॉपुलेशन जब आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आएँगे तो आपको पूरा क्लाइमेटोलॉजी धुंधला-सा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आप एक साइड से नया चीज़ पढ़ रहे हैं। जब भी आप नया चीज़ पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत मेहनत लगता है। तो आप एक साइड से बहुत मेहनत कर रहे हैं, दूसरे साइड से भूल रहे हैं। यानी जितना आउटपुट आपको आना चाहिए, जितना इनपुट आप दे रहे हैं उस हिसाब से जितना आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो आपको क्या लगेगा कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन जितना रिज़ल्ट आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। तो आपका कभी-कभी खुद का कैपेबिलिटी में भी वो क्वेश्चन आ जाता है कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। तो उसको आपको ढंग से पढ़ना है। इसके लिए बेस्ट वे है एक्टिव रिकॉल जहाँ से आपको ये आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा कौन सी चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन लेकिन अगर आप और गौर से देखेंगे, तो मैं अभी देखता हूँ कि अभी नेट के लिए जो दोनों इश्यू मैंने बोला, एक तो है क्वांटिटी, कितना चीज़ पढ़ना है हमको क्योंकि एक यूनिट में इतना सारा चैप्टर है और 10-12 यूनिट हर एक चैप्टर हर एक डिसिप्लिन के लिए पढ़ना होता है, तो उसको कैसे हैंडल करें? और जो पढ़ रहे हैं उसको इतना ढंग से पढ़ें ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो मेरे मन में रहे, वहाँ से क्वेश्चन आए तो मैं कर सकूँ। इस लायक कैसे बनना है? दोनों को अगर देखेंगे तो एक है क्वांटिटी, दूसरा है क्वालिटी। क्वांटिटी आपको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है? क्वांटिटी आपको आइडेंटिफ़ाई करना है पी-वाई-क्यू एनालिसिस के साथ-साथ सिलेबस। हालाँकि सिलेबस से ज़्यादा मैं प्रेफ़र करता हूँ पी-वाई-क्यू क्योंकि सिलेबस में कुछ-कुछ टर्मिनोलॉजी शैडो फॉर्म में लिखा रहता है, लेकिन पी-वाई-क्यू देख के हम लोग को पता लग जाता है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पी-वाई-क्यू से आपको देखना है कि कितना यूनिट से कैसे क्वेश्चन आ रहा है। एक यूनिट में जितना भी चैप्टर है, उसी हिसाब से देखना है कि हर एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चैप्टर से भी आपको पूछना है कि वहाँ से कौन-सा टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके बारे में क्या पूछ रहा है, यानी डिमांड। तो पी-वाई-क्यू एनालिसिस करना है, उसके हिसाब से आपको देखना है कि ए यूनिट चैप्टर, चैप्टर से की टर्म और की टर्म के साथ डिमांड को जोड़ के कैसे क्वेश्चन बना रहा है। तो इसका रिगार्डिंग ब्रॉड बेसिस पे कैसे करना है ये हमारा पास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारा, आपको वहाँ से देख लेना है। अच्छा, अब ये है क्वालिटी। अब तो यहाँ तो हो गया क्वांटिटी यानी कौन-सा चीज़ पढ़ना है, कौन-सा चीज़ कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये हम लोगों को ये पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू पता लग गया। अब क्वालिटी, क्वालिटी में क्या होना चाहिए, आपको पहले तो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसे पढ़ना है? उससे पहले आपको मैंने बोला कि कौन-सा चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो भी देख लेना है। क्योंकि रिलायबल सोर्स भी पढ़ना है। इसके रिगार्डिंग कौन-सा बुक ज्योग्राफी के अगर पर्सनली पूछेंगे तो उसका एक वीडियो आपके यहाँ पे हमारा पास डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वो आप देख सकते हैं। तो अच्छा, आप पढ़ लिया उसके बाद आपको कैसे रिवाइज़ करना है, हाउ टू रिवाइज़ और रिवाइज़ हम लोग पूरा रिवाइज़ नहीं करेंगे। अगर आपको पता है कि आप कौन-सा वीक है, कौन-सा स्ट्रेंथ है, कहाँ आपको आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, वो अगर आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे तो वो रिवाइज़ करना और भी ईज़ी हो जाता है। उसके रिगार्डिंग आपका टाइम बच जाएगा, एफर्ट बच जाएगा और टाइम और एफर्ट जो दोनों बच जाएगा, वहाँ आप अगर आपने वीक जो है, वहाँ पे अगर एफर्ट वही टाइम और एफर्ट डाल दिया, तो आपको और भी आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। तो ये हो गया क्वांटिटी और क्वालिटी के रिगार्डिंग। अच्छा, क्वेश्चन एक और भी आता है कि हम लोग नोट्स फ़ॉलो करें या स्टैंडर्ड बुक फ़ॉलो करें? तो इसमें देखिए नोट्स और स्टैंडर्ड बुक दोनों दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग-अलग है। स्टैंडर्ड बुक जो है वो
नेट या किसी एग्ज़ाम के ऊपर बेस करके नहीं, आपका थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्डअप करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम उसको नेट के हिसाब से अगर देखेंगे, तो उसमें कुछ-कुछ डिस्कशन ये है, देखिए अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं, तो नोट्स साइज़ थोड़ा स्मॉल होता है, तो हैंडी होता है। लेकिन नोट्स उसी रिगार्डिंग अगर स्टैंडर्ड बुक देखेंगे, तो स्टैंडर्ड बुक ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स से तो हेवी हो गई। अच्छा, नोट्स में ज़्यादातर क्या होता है, रोट लर्निंग ज़्यादा हो जाता है और स्टैंडर्ड बुक अगर आप अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना चाहेंगे, तो स्टैंडर्ड बुक ज़्यादा प्रेफरेबल है। अच्छा, रोट क्यों है? क्योंकि अगर आप खुद से नोट बना रहे हैं, तो आप पढ़ के समझ के नोट बनाएँगे। लेकिन अगर दूसरे का नोट फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसका हर एक चीज़ वो जो बनाया, वो जितना इन डेप्थ सोच के बनाया, शायद ही आप पकड़ पाएँगे। तो उसके लिए ये कुछ-कुछ रोट मामला हो जाता है और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होता है। अच्छा, फ्यूचर प्रोफेशन के लिए नोट उतना फ्रूटफुल नहीं होता है जितना स्टैंडर्ड बुक। फ्यूचर प्रोफेशन यानी आप अगर नेट क्रैक कर रहे हैं, तो हो सकता है आप रिसर्च में जाएँगे, हो सकता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। तो उसके लिए फ्यूचर प्रोफेशन के लिए आपका सब्जेक्टिव के जो नॉलेज है, उसको अगर आप पढ़ना चाहेंगे, उसके आगे फर्दर काम पे आना चाहेंगे, तो उसके लिए बुक ज़्यादा प्रेफरेबल है नोट से। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर नोट से क्वेश्चन आ रहा है, तो सही। अगर नेट में क्वेश्चन जो आ रहा है, वो अगर आपने जो नोट पढ़ा वहाँ से नहीं आ रहा है, तो आप उसका आंसर करना बहुत दिक्कत है। लेकिन वही अगर आप बुक पढ़ के रखे हैं, क्योंकि बुक में क्या है, बुक में अंडरस्टैंडिंग होता है। अगर अंडरस्टैंडिंग होता है, तो अनकॉमन क्वेश्चन भी अगर आएँगे, तो आप उस हिसाब से कुछ-कुछ सोचेंगे, क्योंकि बुक जब पढ़ रहे हैं, आपको सोचना पड़ता है। बुक ने थ्योरेटिकली लिखा है, लेकिन उसको आपको समझना चाहिए। अगर खुद से समझ रहे हैं, तो अनकॉमन क्वेश्चन, वो थॉट प्रोसेस जो बिल्डअप हो रहा है, वो नेट के एग्ज़ाम में भी काम आता है। तो अनकॉमन क्वेश्चन है, तो उसको टैकल करना ज़्यादा ईज़ी होता है, लेकिन नोट के जैसे हैंडी होता है, तो उसको रिवाइज़ करना ईज़ी हो जाता है। तो अगर रिवाइज़ करना ईज़ी है, तो अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम पहले यानी 5 से 10 दिन जो टाइम है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन उसी हिसाब से बुक्स को उतना हेल्पफुल नहीं होता है, आप रिवाइज़ नहीं कर सकते। हालाँकि इसको अगर आप पहले से आइडेंटिफ़ाई करके रखा है कि कहाँ-कहाँ आपका गलती हो रहा है या फिर कहाँ-कहाँ आप वीक है, कहाँ-कहाँ क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, उसको अगर हाइलाइट कर लिया, उसको अगर कॉपी में लिख के रखें, तो ये कुछ-कुछ आपका वो बेनिफिट दे देगा। अच्छा, नोट्स क्योंकि जो नोट्स है, वो पर्टिकुलर जो भी एग्ज़ाम के ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछता है, तो नोट्स उसी के आस-पास रहता है। तो उस हिसाब से आपको ये एनश्योर नहीं करता है कि जितना आस-पास का नॉलेज है वो पूरा रहे। लेकिन वो सिर्फ़ किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को माइंड में रख के बनाया जाता है, तो वो बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता, जितना एक बुक बना पाता है। सॉलिड बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलता है। अच्छा, नोट्स पढ़ के अगर आप तो सब्जेक्ट को समझना चाहिए, आपको इंटरेस्ट बिल्डअप होना चाहिए, तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक जो है वो ज़्यादा प्रेफ़रेबल है नोट्स से। अच्छा, अगर आप देखेंगे नोट्स के रिगार्डिंग, अच्छा एक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर नोट्स आप खुद से बना रहे हैं तो ठीक है। अगर किसी को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप एक बार ठीक से देख लीजिए, जो जिसको आप फ़ॉलो कर रहे हैं उसका नॉलेज रिलाएबल है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे कोई गलती तो नहीं होके रखा है, तो उसको आपको बहुत ढंग से देख लेना है, ठीक है? अच्छा, यूजुअली बुक्स और एरर फ्री, यूजुअली कभी-कभी होता है जो एडिशन में वो लोग चेंज करते हैं, यूजुअली एरर फ्री है, तो स्टैंडर्ड बुक का ये वाला मामला नहीं रहता। अच्छा, पेशेंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा हम लोगों को चाहिए, तो स्टूडेंट का पेशेंस अगर बुक पढ़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसका पेशेंस थोड़ा धीरे-धीरे लेवल बढ़ता है। लेकिन नोट्स में वो वाला मामला नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर नोट्स और स्टैंडर्ड पॉइंट अगर आप पूछेंगे कि कौन-सा हमको चाहिए, कन्क्लूज़न क्या है, या फिर एक बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, पहले बुक को समझिए, उसके पास खुद ही नोट बनाइए। अगर खुद पे नोट बनाएँगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आप जितना लिखेंगे, आपको बैक ऑफ द माइंड में आपको याद आ जाएगा कि मैं ये क्या सोच के लिखा था। तो आप जब खुद का नोट बनाएँगे, तो आपको ये आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा आप क्या सोच के लिखे थे। लेकिन दूसरे का नोट फ़ॉलो करने से वो वाला मामला उतना नहीं आता है। सॉरी। तो आपको इस रिगार्डिंग कुछ-कुछ जो मिसिंग है, और आपको क्या-क्या देखना चाहिए, इसके एफएक्यू टाइप का जो कुछ क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, उसका आंसर कोशिश किया है। अगर फर्दर आपका क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और आगे का क्लास करते रहिए। इसी सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि नेट शुरू होने से पहले आपको क्या-क्या करना चाहिए। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि नेट के और कुछ इनसाइट देने के लिए। थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।